अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मेरा प्यार, बहुत बहुत मेरा सलाम सब लोगों को। आज सानिया हमें ज़रा देर से ज्वाइन करेंगी, वो कहीं इफ्तार पे गई हैं और वहाँ से वो निकल नहीं पा रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारे सेशन के बीच में सानिया हमें ज्वाइन कर लेंगी। कल का सेशन जो अतिया का हुआ था उस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट गई थी बिकॉज़ मेरी एक इमरजेंसी सी हो गई थी जहाँ मुझे जाना पड़ गया था और मैं अतिया को आखिर में तहे दिल से शुक्रिया नहीं कर पाई। फ़ोन पे तो मैंने उनको कॉल कर ली थी, लेकिन मैं यहाँ दोबारा से अतिया को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि अतिया ने अपने दिल की बातें एक माँ बनकर बिल्कुल एक एक अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी सबको उसने अपनी ताकत ही माना है और उसने शेयर किया हम सबके साथ। और उसके बाद जो मैसेजेस आए हैं माशाल्लाह, जिस तरह से कई लोगों ने उससे ताकत ली और बहुत ही प्रोफाउंड और बड़े प्रोफाउंड से बड़े गहरे मैसेजेस उसके बाद हमें मिले हैं। सो जज़ाकल्लाहुल खैर फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, फॉर लेटिंग अस नो कि यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग दीज सेशंस। सारा मकसद ही इसका ये था कि हम ये बात जान लें कि हमारी माएँ हमारे लिए माएँ जो होती हैं, जो माएँ फ़ील करती हैं अपने आप को, चाहे वो बहन हो, चाहे माँ हो, नानी हो, दादी हो, बाप हो, भाई हो, जिसके अंदर भी ममता है किसी भी किस्म की, वो कितना बड़ा जज़्बा है और हम सब उसकी कदर कर सकें, यही मकसद है इन सारी सीरीज़ का। कल अतिया की एक बात जो आपको आज बताना चाहती हूँ वो ये कि अतिया हाँ, इमाद के अपने बेटे के का एक ख्वाब पूरा करना चाहती थी और उन्होंने वो ख्वाब पूरा कर लिया माशाल्लाह, क्योंकि इमाद का ये ख्वाब था कि वो लियारी में जो फुटबॉलर्स हैं उनके लिए एक क्लब बनाए। तो लेकिन उसको मौका ज़िंदगी में नहीं मिला, लेकिन अतिया ने और उनकी फैमिली ने इमाद का ख्वाब पूरा किया और उन्होंने लियारी में कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी को कायम किया, जिसको माशाल्लाह 1 साल होने को आ रहा है और वहाँ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इंतज़ाम है, वहाँ मैचेस होते हैं। और जब मैं पहली बार उसकी ओपनिंग सेरेमनी में गई थी, तो वहाँ मैच चल रहा था, ओपनिंग मैच, और उसमें अतिया उसकी आँखों में आँसू थे और वो कमेंट्री कर रही थी। सो हाँ, मैं कभी वो भूल नहीं सकती। सो ये मैं बताना चाहती हूँ कि सारे हमारे वो लोग जो लियारी से देख रहे हैं, वो ज़रूर उस फुटबॉल क्लब को विज़िट भी करें। उसके साथ में एक स्कूल है, उस स्कूल को भी उनकी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे अतिया अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ लियारी आ चुकी हैं और उन्होंने भी एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना शुरू कर दिया। सो थैंक यू अतिया एंड भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। हाँ जी, आज की हमारी जो शख्सियत हैं, वो मेरी बहुत अच्छी गहरी दोस्त हैं वो भी, उनका भी किरण से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उनका प्रोफ़ाइल जो है वो हमने पोस्ट किया हुआ है कल से, यहाँ आप देख रहे होंगे, बड़ा ही लंबा-चौड़ा प्रोफ़ाइल है उनका। उनकी अचीवमेंट्स काफ़ी हैं और ये फाउंडर हैं वर्ल्ड वुमेन ग्लोबल काउंसिल एंड लीग टू एम्पावर की। शी इज़ अ पीएचडी एंड शी इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इन्होंने यूएन के साथ भी काम किया है और इन्होंने नेशनल डाइवर्सिटी पे काम किया है, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है। लेकिन जिस तरह मैंने इनको जाना है, वो मैंने इनको एक एक इतना हम्बल और इतना गहरा इंसान इनको मैंने पाया कि कुछ पल के लिए जब मैं उनके साथ बैठती हूँ, तो मुझे उनकी वो माँ जो है, वो सबसे ज़्यादा, जो सबसे बड़ा जो इनका रुतबा मुझे दिखता है, वो उनके अंदर मदरहुड बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने किरण की मदर्स के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सुलह से सलामती। और उसमें हमारी मदर्स बिल्कुल उनका पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, जिस तरह से उन्होंने उनको वो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी है और तरबियत, बाकायदा तरबियत की उनकी, और उनको सिखाया तरबियत देना अपने बच्चों को और अपने घराने को पूरा एक मोहब्बत के अंदर, एक जैसे पिरोते हैं ना मोती, मोहब्बत के मोती पिरोना सिखाए उन्होंने। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, अब मेरे ख्याल में हम डॉक्टर दिलशाद दयानी को ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम सबीना। वालेकुम अस्सलाम दिलशाद, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है। फासले कैसे मिट जाते हैं इधर, आप कितना दूर बैठी हुई हैं, हम ये तो हाँ, हमारे पास रात है, आपके पास दिन है इस वक़्त।
लेकिन ऐसा लगता है ये टेक्नोलॉजी में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा लगता ही नहीं फासले थे। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं कैसे ये लिंक बना हमारा, आज कितने, मेरे ख़्याल में 6 साल हो गए, नहीं, 8। 8 साल हो गए किरण की और आपके लिंक को, हुँ। माशाअल्लाह। और पता ही नहीं चला कैसे वक़्त गुज़र गया, और इतना आपका एक फैमिली का सा आपका कनेक्शन है मदर्स के साथ, हालाँकि इतना दूर हैं आप। तो थोड़ा-सा मैं तो पहले चाहूँगी कि लोगों ने आपकी अचीवमेंट्स पढ़ी, देखी, मैं कुछ भूल भी गई होंगी, इससे भी बहुत ज़्यादा। यू आर एन ऑथर, यू हैव रिटन बुक्स, you have gone on television in USA, you've done a lot over there. लेकिन your humility, your softness, you're very creating a safe space for people, the way you come and talk to people, कि आगे अगर एक हाउसवाइफ भी है तो उसको भी ऐसे नहीं लगता कि मैं शायद, उनको उसको ऐसा ही लगता है मैं शायद अपनी जैसी एक बहन से ही बात कर रही हूँ। वो आप सेफ स्पेस कैसे क्रिएट करते हो किसी के लिए? आई थिंक जहाँ से हमने शुरू किया है हमारा सफ़र, अगर आप उस रूट्स को हमेशा याद रखते हैं, हुँ, तो ऑटोमैटिकली वो आप पर हावी हो जाती है वो चीज़ें और फिर आपको एहसास नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी से बात करती हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे अपना दबदबाव ना दिखाए और एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन हो। और इस हवाले से मुझे हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ मैं कि इतना ज़्यादा अचीवमेंट्स यू नो पढ़े ना जाएँ। लेकिन एक और बात है इसके साथ कि औरतों को ख़ास तौर पर ये एहसास होता है कि उनके बारे में बहुत तारीफ़ हो गई है और ये सही नहीं है। मेरे बारे में इतना ज़्यादा आप मत बोलें। और ये चीज़ें जो है ना उनके जो पेशा होता है, जो भी वो अपनाती हैं और या उनका जो समाज में सामने आना एज़ अ लीडर वो बहुत ज़्यादा उसको असर करता है। मुझे हुँ, याद है कुछ अरसे पहले मैं न्यूयॉर्क फ़िल्म से एक वर्कशॉप था जहाँ पर मैं गई हुई थी और उनके ट्रेनर्स थे वहाँ पर जो बड़े-बड़े फ़िल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को बताते हैं। उन्होंने कहा कि औरतों का एक अलमिया है जो सोसाइटी ने उनको हाथ में दे दिया है, उन्होंने इनहेरिट कर लिया है। उन्होंने विरसे में ले लिया है कि वो जो है वो सामने आकर अपने बारे में कम से कम बताए और कम से कम अपनी तारीफ़ करे। जबकि मर्दों को जो उन्होंने काम नहीं भी किया है, वो बता दें तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक औरत उठ के अपने बारे में ज़्यादा बताती है, तो कहते हैं अपनी बीन बजा रही है। तो इसी तरह से ये लोगों ने रिसर्च की कि औरत क्यों हिचहिचाती है इतनी, कोई भी लीडरशिप काम होता है उसके आगे सामने आने में, क्यों उसका दिल ऐसे कहता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ। यहाँ हुँ, पर हमने लास्ट इलेक्शन हुआ था तो मैंने पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी जो औरतें विमेन ऑफ कलर कहते हैं, जो माइनॉरिटी औरतें होती हैं, जो हमारे रंग की औरतें होती हैं। तो उनके साथ काम करके भी उनकी लीडर्स ने एक बात बहुत पॉइंट की, कि चाहे वो किसी भी खित्ते से आती हैं, चाहे वो बाहर मुल्क से भी आती हैं, उनमें ये एहसास कमतरी सब औरतों में होता है कि वो लीडर नहीं है। जब हुँ, तक कि कोई दूसरी औरत उससे ना कहे कि तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी, तुम में वो काबिलियत है और शी राइज़ेस टू द ओकेज़न। हुँ, और सबीना आपने भी अपने कामों में तो ये बहुत देखा होगा, जो जो बीज आपने बोया था और जो मदर्स आपने मुझे दी जिनके साथ मैंने सुलह से सलामती का प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, उसमें भी यही बात थी कि जब तक आप उनको बताएँ ना कि वो पावरफुल है, जब तक आप उनको ये बात समझाएँ ना कि उस उनमें ऑलरेडी काबिलियत है, लेकिन वो छुपी हुई है, उसको उजागर करें, उसको निकालें बाहर। वो ऐसे ही ना खज़ाना वही है, हमने कोई तीर नहीं मार दिया, सिर्फ़ हमने उनको डिस्कवर करना सिखाया और हुँ, इस तरह से वो औरत जो है वो राइज़ करती है। तो मेरा ख़्याल है आप बैक टू योर क्वेश्चन कि सेफ स्पेस कैसे की जाती है, वो आई थिंक इंसान के अपने अंदर से आती है कि वो दूसरों के बारे में क्या समझता है, उस वो पर्सन जो सामने खड़ा है उसके और वो ह्यूमिलिटी जो है आपको बहुत आगे ले जाती है। मेरे ख़्याल में जितना कुछ मैं कर पाई हूँ,
वो इसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा अमल है कि लोगों के साथ किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, और स्पेशली वो लोगों के साथ जिनके साथ मेरा सबसे ज़्यादा आई वुड से कि कनेक्शन रहा है, और वो लोग जो मजबूर हैं। मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर सराउंडिंग उन लोगों के साथ हुई है जो मजबूर हैं, जो आवाज़ नहीं उठा सकते, जिनके पास कोई ऐसी मसले हैं जिनको वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस माहौल में रह के मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी ऐसा महसूस करती हूँ कभी-कभार, क्योंकि मेरी जर्नी भी अमेरिका इज़ नॉट समथिंग कि जहाँ आप एंटर हुए और आपके हाथ में प्लेन से लैंड किया, जादू की छड़ी है, आपके सारे मसले गायब हो गए और बस आप सेट हो गए इधर आके। यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा तकलीफ, मुश्किलात और हर तरह की मुश्किलात विदाउट फैमिली इंसान को ओवरकम करनी पड़ती है। इंटरेस्टिंग। मैं जानना चाहूँगी दिलशाद कि ये सारी जो अचीवमेंट्स हम पढ़ रहे हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, लेकिन मुझे यकीन है कि इन सब अचीवमेंट्स के पीछे एक नन्ही-मुन्नी सी दिलशाद भी तो कहीं थी ना, जो यहाँ पाकिस्तान से गई वहाँ। तो हाँ, थोड़ा-सा अपने बचपन के बारे में बताएँ कि मतलब आप थीं तो यहीं पाकिस्तान में, फिर यहाँ से हाँ, जब आप वहाँ गईं तो वो आपने वो सारी एंग्ज़ायटीज़, वो सारे फ़ियर्स तो फ़ेस किए होंगे जो एक एक यंग सी लड़की शादी करके जाती है। एक तो नए घर की एंग्ज़ायटी होती है, फिर नया मुल्क और फिर उसके बावजूद भी ये यकीन रखना कि मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ। तो हुँ, वो हुँ। जो आप दूसरी औरतों को दे रही हैं, आपको किसने दिया? अ, मुझे याद पड़ता है एक बहुत खूबसूरत बात, मैं सुहेल राना के प्रोग्राम में जाया करती थी, आपको याद होगा हम ही हम। जी, जी। अम, हम दोस्तें 3-4 दोस्तें मिलके जाया करती थी, और उस ज़माने में किरण कहानी की शूटिंग हुआ करती थी, रूही बानो और शकील। और हुँ, हम लोग लंचेस लेके जाते थे। ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम, लेकिन उसमें मुझे एक इसको कनेक्ट करना इसलिए कह रही हूँ। और हमारी लंचेस वो स्टूडियो में शायद उनका मेकअप रूम था, जो कुछ था, हमने हमारा रिहर्सल बहुत देर तक होती थी, रिकॉर्डिंग उस ज़माने में तो लंचेस हमारे खा लिए थे उन्होंने। फिर हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे, 12 साल के, 10-11 साल, 12 साल के, हम बहुत गुस्से में आ गए और हम को ढूँढ रहे थे शकील और रूही बानो को, छोटे-छोटे बच्चे। और वहाँ पर मेरे पास एक किताब थी, और उस वक़्त रूही बानो ने मुझसे कहा कि आप अपना लंच ढूँढ रहे हो, तो ऐसे करते हैं कि आपको दूसरा लंच मँगवा देते हैं, हमें नहीं पता किसने खाया है। और हम लोग छोटे-छोटे थे, हमने सोचा इन्होंने ही खाया है। और फिर हुआ ये कि मेरे पास एक किताब थी, तो उसमें रूही बानो ने मुझसे कहा, छोटी-सी बुक थी, उसने कहा कि लाओ मैं कुछ लिख कर देती हूँ। तो रूही बानो ने मुझसे उस वक़्त लिखा, आप बड़ी होकर क्या बनोगी? एक अच्छी-सी प्यारी-सी लड़की। तो आपने जैसे मुझसे कहा ना कि छुपी हुई, अच्छा। तो वो रूही बानो ने मुझसे लिख कर दिया था उस ज़माने में। अम, जहाँ तक बात है कि मैं छोटी थी, मैं समझती हूँ कि ये सब लोग एक रिफ्लेक्शन मोमेंट है, ये आपका क्वेश्चन है, कि जब हम छोटे होते हैं और हमें अपने आप को समझना होता है, जब हम इस एज तक पहुँच जाते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि वो कौन-सी चीज़ें हम अनकॉन्शियसली करते थे जो हमारे डीएनए में थी। क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, और फिर चाइल्डहुड भी 15-16 साल तक बच्चे ही होते हैं। तो वो कौन-सी ऐसी चीज़ें जो हमें ग्रेविटेट करती थी और हम खुद से करते थे। जैसे डॉक्टर कुरैतुल-ऐन ने बात की, अतीका ने बात की, तो ये सारी चीज़ें नोट करें, एंड इफ यू गो बैक टू योर मैप, वही नक्शे की तरफ दोबारा जाएँ, तो मैं हमेशा लोगों के लिए, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए, मेरा दिल धड़कता था। मेरे घर में मासियाँ आती थी, जो सवेरे आती थी और घंटी बजाकर अम्मी कहती थी, "तुम 5-7 मिनट आराम से साँस ले लो।" अम्मी उनको पानी देती थी, फिर वहीं बैठती थी। मैं अम्मी के साथ बैठ जाती थी और वो अपनी कहानी सुनाती थी कि अगली रात को क्या हुआ और उसके मियाँ ने उनको कितना मारा। ये मेरी समझ से थोड़ा-सा बाहर था, लेकिन मुझे था कि मेरे ख़ानदान में भी कुछ ऐसे केसेज़ होते थे डोमेस्टिक अब्यूज़ के, मेरी खालाओं के साथ और ऐसे। लेकिन उस ज़माने में मैं बहुत छोटी थी और मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था जब अ, कोई रोता था और इस हवाले से कि उसको किसी ने मारा है। जबकि
एज किड्स वहां की जो पेरेंट्स की तरबियत थी उसमें बच्चों को मारा जाता था, वो कोई अब्यूज नहीं समझा जाता, आज भी नहीं समझा जाता। अमेरिका आके हमें पता चला कि ये अब्यूज है, लेकिन आज भी वहां दो चप्पड़ थपेड़ लगा दी तो कोई बिग डील नहीं बन जाती। तो इसी तरह से जब इन औरतों को मैं अब्यूज में यहाँ सर में लगा हुआ है, आंखों के पास लगा हुआ है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सोचती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपनी अम्मी के पास किचन में गई, मेरी अम्मी ने कहा तुम बीच में मत पढ़ो, तुम ऐसा करो जब वो आती है तो तुम अपने कमरे में अपनी पढ़ाई करो, तुम मत। उस जमाने में कर्फ्यू वगैरह लग जाते थे, छुट्टियां हो जाती थी। मैं फिर भी सोचती रहती थी कि ऐसे यंग गर्ल मैं क्या कर सकती हूँ। फिर हुआ ऐसे कि एक हमारे पास काम करने वाली दो थी, एक उसमें सुबह वाली थी, उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां थी। और एक दिन उसके मियाँ ने उसको बहुत मारा था, तो लिटरली उसका हाथ पूरा सूजा हुआ था और सब कुछ था। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी था उसकी कहानी सुनने के लिए, और फिर उन दो बच्चियों को सामने उसने बिठाया था। उस दरमियान मैंने उससे कहा कि ये बच्चियां आती हैं घर पे और मेरी अभी छुट्टियां होने की है, तो मैं इनको पढ़ाऊं, मैं इनको ट्यूशन दूं। और मैं आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मेरे पेरेंट्स मुझे कॉन्वेंट स्कूल भेजा करते थे। तो उस औरत ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा होगा, आप उसको थोड़ा पढ़ा दो बच्चियों को। फिर मैं स्कूल एक घर के पास एक स्कूल हुआ करता था, तो मैं अक्सर वहां से गुजरती थी। तो एक दिन मैं वहां गई अपनी अम्मी के साथ, और हमने इंफॉर्मेशन ली कि यहाँ पर गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दे सकते हैं, अच्छा स्कूल था। उन्होंने कहा अगर वो लोग टेस्ट में पास हो जाती है, 6 साल की बच्चियां किंडरगार्टन के लिए, तो वो हम उनको ले लेंगे और उनकी हम फंड या स्कॉलरशिप देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। मैंने इनकी तैयारी करना शुरू कर दी, समर की छुट्टियां थी। एंड लकीली उसकी माँ से बात किया कि अगर इसका एडमिशन हो जाता है तो कैसे होगा काम। इसने कहा मैं बच्चियों को ले आऊंगी और फिर उनकी यूनिफॉर्म और सब मैं यहीं रखूंगी, और एक तरह का अरेंजमेंट था। और फिर शाम को बच्चियां दोबारा से घर के कपड़ों में घर जाएंगी, क्योंकि मियाँ को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी और बच्चों को वो बहुत पीटेगा। तो इस तरह से वो बच्चियों का एडमिशन हो गया। और वो औरत एक दिन आकर मेरे पैरों पे गिर गई। मैं तो छोटी थी, मुझे तो नहीं पता था, मैंने ऐसा समझा कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया है और वो बहुत उसको मैंने दुख पहुंचाया है। फिर उसने कहा मेरी अम्मी से कि इसने हमारी तकदीर बदल दी और मेरी बच्चियां अब वो नहीं होंगी जो मैं हूं। और इतनी खुश थी कि हद नहीं। और वहां से वो एक डिफरेंट पाथ शुरू हुआ मेरे लिए। एक रियलाइजेशन का डॉन था वो, कि regardless of age, regardless of money, regardless of any socio-economic status, I have the power to change the world. और That ये was very रियलाइजेशन mm, हर बच्ची को होता है। आज आप एक 20 ईयर ओल्ड को देखें पाकिस्तान में, जब मैंने अभी विजिट किया था दिसंबर में, हर बच्ची के दिल में उमंग है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का दुख मिटा सकती हूँ। दैट वॉज माई फर्स्ट रियलाइजेशन, एंड देयर वॉज नो टर्निंग पॉइंट। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग वर्क इन पाकिस्तान इन वट एवर कैटेगरी आई कुड। और फिर वहां से फिर मैंने कॉमर्स, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया कराची गवर्नमेंट कॉमर्स से, और मुझे बिजनेस में जाना था। लेकिन समहाउ उसी दरमियान इंटरमीडिएट में मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया, एंड समहाउ आई कुड नॉट क्लिक विद द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। तो फिर मैंने मेरे घर के पास एक स्कूल था, वहां पर मैंने पढ़ाना शुरू किया, और उसमें पैसे कुछ भी नहीं इतने मिलते थे। दैट वाज अगेन माय टर्निंग पॉइंट। और उस दरमियान मैं एमबीए में एडमिशन लेने का सोच रही थी कॉमर्स के बाद, एंड देन एट दैट टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट स्कूल। और वहां पर कुछ यतीम बच्चे थे जिनको मैंने पढ़ाया, and those kids were crying. They were in 4th grade, and they used to tell me after school कि आप हमारे साथ घर चलें. That was another turning point where I thought that I can I can influence children and women unconsciously. ये मेरे DNA में. And from that point, I decided not to do MBA, but to divert towards कराची यूनिवर्सिटी। और उस वक्त बीएड का कॉलेज हुआ करता था, और सब ने मुझे इतना मना किया कि तुम कैसे वहां जाओगी, ऐसा माहौल है एंड एवरीथिंग।
बहुत डिस्करेज किया कि एजुकेशन में क्या है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा एंड एवरीथिंग। आई वाज डिटरमिन्ड टू डू माय मास्टर्स एंड एट दैट टाइम कराची का जो पढ़ाई का जो लिटरेसी रेट था वो 26.2% था, अभी पता नहीं क्या है। और वो मुझे चेंज करना था। आई सेड वंस आई ग्रेजुएट आई वांट टू वर्क इन द मिनिस्ट्री एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर चीज़ें बदल गई और मैंने मास्टर्स तो किया, और फिर मैं यहाँ आ गई, बट आई डिड नॉट स्टॉप। उस वक़्त मेरे बच्चे नहीं थे और अमेरिका आने के बाद मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। फैमिलीज़ में नई फैमिलीज़ होती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके हस्बैंड होते हैं, अ, वो एक अलग माइंडसेट से आते हैं, आप एक अलग माइंडसेट से जाती हैं, तो 2 चेंजेस हुए, शादी भी और नई कंट्री विथ नो पेरेंट्स। सो वो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा वो कहते हैं ना फेज होता है लाइफ का, जहां पर आप अपने आप को एट टाइम्स अकेला भी महसूस करते हो विदाउट फैमिली, और आप में वो इतनी सलाहियत नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है, बिकॉज आप बहुत ऐसे मासूम माहौल से आते हो कि आपको इतनी समझ नहीं होती। लेकिन यहाँ आकर मेरे बच्चे नहीं थे और फिर मैं लोगों से मिलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये औरतें जिनकी शादियां हो गई हैं और कुछ उनमें बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव माहौल की थी, जिन पर पाबंदियाँ थी। लेकिन अमेरिका आके भी सबीना उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। तो उस वक़्त मेरे बच्चे नहीं थे लेकिन मेरे पास डिग्री थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटे से ग्रुप के साथ मिलकर उनके घर जाकर उनको बच्चों की तरबियत दूँ, मेरे पास चाइल्ड डेवलपमेंट का नॉलेज है। जब मैं उनके घर ज गई, तो छोटा-सा ग्रुप था और मैंने जो देखा उधर के हालात, उस वक़्त मैं लॉस एंजेलिस में थी। तो मैं हैरान हो गई कि औरतें तो यहाँ कैसे रहती हैं? ऐसा लगता है कि कोई बकरी का डरबे में आपने डाल दिया है। उनको अच्छा। हर चीज़ पूछ कर, और उनके मियाँ को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था जब मैं घर जाती थी, उनको बच्चों की तरबियत देने, क्योंकि वो देखते थे कि मैं उनकी बीवियों का ज़हन खोल रही हूँ। तो ये पर्टिकुलरली पाकिस्तानी पाकिस्तानी। मैंने ज़्यादातर काम साउथ एशियन मदर्स के साथ किया है, जिसका मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वो एरिया की मॉम्स थी जिनके साथ हमारी सकाफ़त बहुत हद तक मिलती-जुलती है। हमारा रहन-सहन मिलता-जुलता है, हमारे कल्चर का जो हिस्सा है, जिसमें मेल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और वो चीज़ें जो हैं अ, औरतों को बहुत हार्डशिप्स देती हैं जब वो नए मुल्क आती हैं। और उनमें सबसे बड़ी हार्डशिप ये होती है कि उनको हम उनके हुकूक के बारे में कुछ पता नहीं होता। उनको धमकियाँ दी जाती है कि जब आप अगर ऐसे करेंगी ना, तो आपको मैं डिपो कर दूँगा, और वो डिपो का नाम सुन के। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि यहाँ हम दूर से तो हमें ऐसा लगता है कि कंट्री लाइक अमेरिका, वहाँ पे तो किसी औरत के साथ कोई ज़ुल्म नहीं होता होगा, और ये सिर्फ़ हमारे मुल्क में ही ऐसे हो रहा है कि औरतों पे हाथ उठाया जा रहा है, या उनके राइट्स तो औरतों को बताए नहीं, उनको अवेयर ही नहीं रखा जाता, बल्कि उनके राइट्स छुपा दिए जाते हैं उनसे। कि ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, हमारे अपने लॉ में, पाकिस्तान के लॉ में भी औरतों के राइट्स हैं और बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमारा जो भी एक लेजिस्लेशन है बड़ा अच्छा है, लेकिन बिल्कुल। वो किसी ने पढ़ा ही नहीं ना। और वो हमारे 9th और मैट्रिक के कोर्स में भी नहीं है कि बच्चियों को पढ़ा दिया जाए इससे पहले कि उनके राइट्स क्या हैं। तो बिल्कुल। वहाँ पे भी ऐसे होता है, बड़ी हैरत की बात है कि इधर से लोग बहुत जो जाते हैरत की बात है, बिकॉज़ मुझे मेरे लिए तो आई ओपनर था कि मैं तो बिल्कुल, आप कहें ना, हक्का-बक्का सी रह गई थी कि ये क्या हो रहा है इधर? अब आपको मैं ऐसी-ऐसी औरतों के बारे में बताऊँ तो आप और हैरान हो जाएँगी। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो 1.5 लाख कमाती है, उसके हैं। साथ भी मार-धाड़ घर में हो रही है और उसको भी यही धमकी दी जा रही है कि वापस भेज देंगे। एक्चुअली होता ये है हमारे सकाफ़त में, और इंडिया, पाकिस्तान, ये जो ममालिक हैं हमारे साउथ एशिया के, उसमें भी यही होता है कि लड़की बहुत डरती है वापस जाने से। अच्छा। वो कुछ भी कर लेगी मगर वापस जाने से डरती है, क्योंकि अम्मी-अब्बा ने कर्ज़ा लिया शादी का। अब जब घर वापस जाके बैठेगी तो बेइज़्ज़ती होगी, चाहे वो लड़की मर क्यों नहीं जाती, लेकिन वो माँ-बाप को ये दुःख नहीं देना चाहती। उसके साथ दूसरे भाई-बहन हैं, उस पे क्या असर होगा? अब अगर उसको आने के साथ ही वो प्रेग्नेंट है, तो वो एक अलग मसला है कि वो कहाँ जाए? वो औरत एक पिंजरे में बंद होकर रह जाती है। ऐसे-ऐसे केसेस हमने हैंडल किए हैं, जहाँ मियाँ घर में चाबी मार के चला जाता है, वो औरत को घर से बाहर तो क्या, अपने बाहर के बैकयार्ड में जाने की भी वो नहीं होती परमिशन। रेडियो तक, अ, टेलीविज़न सब ऑफ करके जाना, लॉक करके जाना,
कि वो कुछ ना देख सके, ना किसी से फ़ोन पर बात कर सके, और इस तरह की कैद में वो लड़की रहती है। और जब मैंने ये देखा सारा सब कुछ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए, जिसमें लोग एक मास लेवल पे सुन पाएँ कि क्या हो रहा है और औरतों को क्या करना चाहिए। एक और रीज़न, जैसे हमने पहले भी बात की है सबीना, कि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं औरत की आज़ादी की तरफ इस तरह से अपना सबक सिखाऊँ या वो रास्ता लोगों को मैं बताऊँ कि वो इख्तियार करें, जिसमें औरत अपने घर से अलग हो जाए। मेरा बिल्कुल। मकसद ये था कि घर जो है, शादी जो है, वो एक मुक़द्दस, एक वो तकद्दुस वाला इंस्टीट्यूशन है, और उसको हमने सँभाल कर चलना है। मर्द को तब्दील करना, और कैसे तब्दील करना? एक अवेयरनेस से, एक जब उसको भी पता चले कि क्या हो रहा है। मुझे एक बात का बहुत कहते हैं ना कॉन्फिडेंस था, मैं बहुत श्योर थी कि एक आदमी अपनी बीवी के साथ जो करता है, वो अपनी बेटी को कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसके साथ हो। तो बिल्कुल। वो मैंने सोचा कि ये गेम चेंजर है। क्यों ना मैं ऐसे रेडियो शो अ, एक आम पब्लिक चैनल पर जाऊँ, जहाँ पर मैं ऐसे रेडियो शो का इंतखाब करूँ, जहाँ मैं इनडायरेक्टली आदमी को एजुकेट करूँ, मगर औरतों को भी इन्फॉर्म करूँ कि उनके पास क्या रिसोर्सेज़ हैं अमेरिका में, और हुँ, वो अकेली नहीं है। इस तरह से फिर मैंने स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर, जब मैं डैलस आई, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलके मैंने ये प्रोग्राम किया। वहाँ के माहिर नफ्सियात से मैंने बात की, और मैंने प्रोग्राम थोड़ा इंग्लिश और ज़्यादातर उर्दू में किया, जो हिंदी और उर्दू का मिक्स था। और ये हमारी ज़ुबान तो बहुत काइंड ऑफ क्रॉस करती है, कि हमको मसला नहीं होता उर्दू समझने में और हिंदी समझने में। तो हुआ ये कि फिर हमने बैठ के स्क्रिप्ट हम सोचते थे, पूरा हम डिसाइड करते थे स्पेशलिस्ट कौन आएगा। मुझे मसले पता थे हमारे लोगों के, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता थे। उसके पास वो हुनर था कि वो देखते थे कि ये औरतें आती हैं जो बाहर के मुल्कों से आती हैं, लेकिन स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं करती वो। इनके बच्चे बहुत होशियार हैं। टीचर्स का ये कहना होता था कि माएँ आती नहीं हैं, घरों में बंद होती हैं, और अगर आती हैं तो बस बच्चों को लेकर चली जाती हैं। हुँ, हुँ, तो टीचर कम्युनिकेशन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें, मसले थे स्कूलों में। मैंने ये सोचा कि जब ये लोग वर्कशॉप्स करते हैं, तो ये लोग अपने तरीके से अपने टॉपिक्स पे करते हैं, तो हमारी माँओं को इंटरेस्ट नहीं होता। ये लोग बात करते हैं कि एक टीनेजर की प्रेगनेंसी कैसे स्टॉप की जाए, हुँ, ड्रग्स को कैसे। हमारे यहाँ ये मसला उस वक़्त नहीं था, 10-12 साल पहले। हमारे यहाँ मसला ये था कि औरतें और पेरेंट्स ये कहते थे कि हमारे बच्चे हमको जाहिल समझते हैं। हम हाँ, कुछ बोलते हैं, हमारी इंग्लिश को हम लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं, और फिर ऊपर से ये हमें लगता है कि हमारे बच्चे जिसके लिए हम इधर आए थे, वो हमारे अपने हैं ही नहीं अब। तो 2-4 साल में बच्चे रंग बदल देते हैं, हुँ, और फिर हुँ, होता ये है कि बच्चे जो है वो माँ-बाप बन जाते हैं, क्योंकि उनको ज़ुबान पे बूर आ जाता है। स्कूल में वो देखते हैं कि हमारे घर का माहौल और स्कूल का माहौल तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारे हुँ, माँ-बाप जो हमसे कह रहे हैं, वो तो स्कूल में हम कुछ नहीं कर सकते, वरना तो लोग हमें पीट डालेंगे। तो वो हुँ, लोग फिर वहाँ की जनरेशन के हिसाब से बिहेव करना शुरू करते हैं, और जब वो बिहेव करना शुरू करते हैं, तो घर में जब वो आते हैं, तो वो अपने आप को अजनबी महसूस कर देते हैं। और बिल्कुल। वहाँ पर शौहर, बीवी, बच्चे, वो तीनों में एक तरह की दरार पड़ गई। फैमिली टूटने लगी, माँ डिप्रेशन में चली जाती थी, बाप सुबह से रात तक काम करता था, बच्चे अपनी दुनिया में मगन। तो ये एक फ़ेज़ हो रहा था, और अभी भी कुछ घरों में शायद हो रहा है, और वो मुझे मिटाना था। या जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैं आपको बताऊँ ये सिर्फ़ वहाँ नहीं हो रहा है, ये अपने मुल्क में भी हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ हाँ, हाँ, पाकिस्तान में तो में जो एक एक कल्चर होता है एक स्कूल का जो हाई एंड स्कूल्स हैं, हुँ, वहाँ बच्चे जाते हैं तो माँ-बाप के साथ एक गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है और इसीलिए माँ-बाप की इन्वॉल्वमेंट स्कूल के अंदर बेइंतहा ज़रूरी है। हाँ, इसमें कसूर स्कूल का भी है, पेरेंट्स का भी है कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कि चलो अब स्कूल भेज दिया, अब अगर हम स्कूल बार-बार जाएँगे तो फ़ायदा क्या हुआ स्कूल भेजने का?
राइट। और स्कूल भी अक्सर स्कूल्स भी डिस्करेज करते हैं कि पेरेंट्स ना इन्वॉल्व हो ज़्यादा, बस पेरेंट टीचर मीटिंग में आए, दैट्स इनफ। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि द स्कूल शुड बी अ कम्युनिटी सेंटर फॉर द एंटायर फैमिली। देयर शुड बी एग्जैक्टली। मल्टीपल रीजंस के जिसपे पेरेंट्स को बुलाया जाए और उनके साथ टीचर्स का, इट्स अ ट्रायंगल। या एंड इतनी इतनी सादगी से और इतने अच्छे अल्फाजों में दिलशाद आपने समझाई है ये बात। एंड वैसे बाय द वे योर उर्दू इज अमेजिंग। थैंक यू। हाँ, उर्दू पे मुझे मुझे शौक बहुत होता है बोलने का, बिकॉज़ यहाँ इंग्लिश बोल-बोल के थक जाते हैं। लेकिन जैसे आपने बात कही कि वहाँ पर भी ये रुझान अब बहुत बढ़ गया है, जो एक तरह का डिटैचमेंट, अलग-अलगी हो गई है बच्चों और पेरेंट्स में। मेरे ख्याल में इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो पेरेंट्स का इंटरेस्ट ना लेना अपनी ग्रोथ में, क्योंकि बहुत सारे वर्कशॉप्स अगर स्कूल कराता भी है तो पेरेंट्स आते नहीं हैं। दूसरा दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर प्यार मोहब्बत पर बेस्ड है, तो आप जो है बच्चों को अपनी तरफ 1-2 साल नहीं तो बाद में भी राग़िब कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि ये एक सेफ स्पेस है, जो आपने शुरू में उठाई थी बात। सेफ स्पेस अगर घर में नहीं है, तो फिर बच्चे जो है ना वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक टीचर है स्कूल में, और आपको मैथ से सख्त नफ़रत है, जो कि हमारे बहुत सारे बच्चों का अलमिया है। एक ऐसा टीचर क्लास में आता है जो बच्चों को 4 साल से नफ़रत है मैथ से, लेकिन वो टीचर ऐसा जादू कर देता है कि बच्चा ही फॉल्स इन लव विद द सब्जेक्ट। मेरे सारे सब्जेक्ट की बुनियाद मेरे टीचर्स थे। अगर मुझे उनसे प्यार या नफ़रत थी, और ये हर किसी के साथ है कि हम उस सब्जेक्ट से प्यार करने लगते हैं। इसी तरह से पेरेंटिंग है। आपका बच्चा आपके जो सिखाना चाह रहे हैं, आपके साथ ही शुड फॉल इन लव फर्स्ट, बिकॉज़ आप तो इन लव है, ब्यूटीफुल। बट ही इट ऑल नीड्स टू स्टार्ट्स विद फॉलो। लव। बिल्कुल। आपके बच्चे को दोबारा से आपकी कोख, जो आपके दिमाग की कोख है अब, उसमें जन्म लेना है। वाह। और जब वो वहाँ जन्म ले लेता है, तो फिर उसके रास्ते खुल जाते हैं। फिर आपको वो नहीं करना पड़ता। और ऐसी हम सब लोग, आप हैं सबीना, मैं हूँ, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट हों, लेकिन हम सब पेरेंटिंग में इवॉल्व करते हैं हमारी आखिरी सांस तक। जो चीज़ें हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, वो हम अपने ग्रैंड किड्स के साथ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जो असल विज़डम है, जो असल दानिशमंदी है, उसका सिर्फ़ 4 लेटर वर्ड है, और वो है प्यार। प्यार से आप लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया ले जाते हैं। लेकिन जहाँ पर बच्चे को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, बच्चे के लिए जजमेंटल हो जाते हैं, लोगों के लिए भी हम जजमेंटल हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें दूर कर देती हैं। और ये चीज़ मैंने अपने सुलह से सलामती के प्रोग्राम में माँओं को बताई थी। मैंने कहा, जिन घरों में आप ब्याह कर आई हैं और जिन घरों में आप रह रही हैं, मैं जानती हूँ, आप आप वहाँ पर खुद से नहीं आई हैं। लव मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत जगह होता है, हर माशरे में होता है, और विदाउट एनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आप अमीर हैं या गरीब हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अब भी अरेंज मैरिज करते हैं, अपने माँ-बाप की पसंद से किसी दूसरे घर को भेज दिया जाता है उनको, उम्र होती है। और जैसे डॉक्टर कुरैतुलैन ने कहा, 16 साल में उनकी शादी हो गई थी। तो चॉइस नहीं होती लड़की के पास, वो चली जाती है। मैंने अपनी माँ मदर से यही कहा, जिस घर में आप आई है ना, हो सकता है कि वो घर आपके हिसाब का नहीं है, और आपको वहाँ घुटन भी महसूस हो रही हो, और या फिर आपके मियाँ को भी ऐसा महसूस हो रहा हो, आपके इर्द-गिर्द के लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा हो। तो क्यों ना हम एक ऐसा तरीका इख्तियार करें, जिसमें हम हर किसी को मौका दें और हम सुने सबकी, और फिर एक म्यूचुअल डिसीजन करें, जिससे हम एक तरह से एक दूसरे की इज्जत करके राय सुने, और फिर हम एक नतीजे पर आए। इसी तरह से बहुत सारी माओं को जो सक्सेस, जो कामयाबी हुई इस प्रोग्राम के थ्रू, वो यही था कि जो बात करने का तरीका था, उसमें आप दूसरों की कितनी सुन पाते हैं, और बच्चे को उस्ताद कब हम समझेंगे। मैं समझती हूँ हमारी जिंदगी में
औलाद जो है वो ऊपर वाले की देन है और वो सबसे बेहतरीन टीचर होता है। आपकी रूह की तरबियत के लिए जब वो बच्चा आपके घर जन्म लेता है ना, अगर आप उस बच्चे को एज़ अ उस्ताद, एज़ अ टीचर देखें ना, तो आप बहुत आगे जाएँगे अपनी डेवलपमेंट में। बच्चा तो जाएगा ही, लेकिन अपनी डेवलपमेंट में। मैं आपको एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरा छोटा बेटा अ, बहुत डिफरेंट था बड़े बेटे से। और जब वो पैदा हुआ तो वो बहुत क्रॉनिक क्रायर था, बहुत रोता था, जबकि बड़ा वाला बहुत शांत था, बहुत ही खामोश पसंद था। मैं बहुत परेशान हो जाती थी एज़ अ सिंगल हैंडेड टू रेज़ हिम बिकॉज़ आई वाज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसको क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का मसला था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, 4 साल का, 3 साल का, उसकी ज़िंदगी जो थी ना, वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मुझे खींच के ले जाता था हर जगह। मैं ये सोचती थी कि मैं ज़िंदगी का एडवेंचरस पहलू कभी भी ना देख पाती अपने लेवल पे, जो मुझे मेरे बेटे एज़ अ टीचर के फॉर्म में सिखाया है उसने। और वो एडवेंचर फॉर्म उसने मुझे फियरलेस बनाया, हर जगह वो फियरलेस होता था। और बड़ा बेटा डिफरेंट लेवल पे मुझे लेकर गया। उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी थी जिसमें वो बहुत अ, चीज़ों को वो एक बहुत काम तरीके से देखता था। लेकिन ये खूबियाँ हम उस वक़्त अपने बच्चों में देख सकते हैं, जब हम उनको समझें कि वो उस काबिल है, हम ही सिखाएँगे। वाह! जब तक हम उनको समझेंगे, ये तो बच्चा है, ये तो पागल है, इसमें तो कहाँ अक्ल है। इसकी इसकी बातों का क्या मैं सुनूँ? आपने एक बहुत बड़ा इल्म का दरवाज़ा बंद कर दिया। हुँ, ब्यूटीफुल। एंड सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, एंड वेरी देन एंड देन वन्स यू बिकम ग्रैंडपेरेंट्स देन इट्स अनदर न्यू वर्ल्ड, वो उससे भी बढ़कर। Yeah, that's what I've heard from grandmummies, you know, when they say कि अभी तुमने देखा ही क्या है जब हाँ, grandmother मैंने बनोगे तो सुना then है। you it's another journey in itself, enlightenment की journey है। And जरूरी नहीं है कि आपके घर में बच्चा जन्म ले, you know, you will go through this motherhood feelings even by through your siblings, through even sometimes through your pets. When you love your pets हाँ, much, तो वो आप मदरहुड की फीलिंग से गुजरते हैं, वो एक जिम्मेदारी भी उसके अंदर फील होती है, मोहब्बत भी होती है, ईसार भी होता है, इतना मतलब ईमान भी होता है। इट्स सो देयर सो मच इन मदरहुड देयर एंड इज़ इट्स सो सच मच इन मन। इंस्टीट्यूशन। लेकिन इसके साथ-साथ सबीना, तुम्हारी जो बात है, यू आर द मदर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड बियॉन्ड दैट आई थिंक। एंड बच्चे जो है ना, कहने का मकसद ये था कि औलाद हमारे घर में जन्म लेती तो हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। क्योंकि खुदा ने हमें टीचर्स दिया है, टीचर्स भेजे हैं हमारे लिए कि ये 2 बच्चे आपके टीचर्स हैं, 4 बच्चे जो भी हैं, और उनकी बातें हमें सुननी चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े मासूम और मासूम लेंस से दुनिया को देखते हैं। उनमें वो स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, उनमें कोई तरह की दुनिया की जो मिलावट है वो कोई नहीं है। उनका स्क्रीन बड़ा साफ-शफ़ाफ होता है, इसलिए उनकी बातें बहुत रूहानियत से आती हैं। तो उनको समझना, उनको दिल में उतारना, ये भी एक मदर के एहसास की बात है। एहसास हर मदर को दिया जाता है। आप उसको एक्टिवेट करते हैं या नहीं, ये आपके अपने ऊपर है। और जैसे मदरहुड की बात है, तो जैसे स्कूल में भी मैं पढ़ाती थी, बच्चे बच्चे ही होते हैं, आप उनसे भी अटैच हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों को आप मौका दें। और इसी तरह से मैं जब हस्बैंड से बात करती थी, तो मैं कहती थी बीवी को मौका दें। और इसी तरह से जब हम सास से बात करते हैं तो कहते हैं बहू को मौका दें, और बहू से बात करते हैं तो कहते हैं सास को मौका दें। तो बात यही है कि हर किसी की एनर्जी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा लर्निंग, कहते हैं ना, एक खज़ाना है जिसको हम मिस कर जाते हैं। और इसी तरह से हमने किरण की माँओं से भी जो तरबियत की और बातें की हैं, उसमें हमने घर जोड़े हैं, तोड़े नहीं हैं। बेशक, बेशक, सुलह से सलामती नाम इतना प्यारा। आप यू नो यू केम अप विद दिस नेम, वो नाम खुद ही बता रहा है कि वो क्या, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। मगर उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं जब दिलशाद व्हेन यू यूज्ड टू कम ऑनलाइन, आपके वेबिनार्स होते थे हमारी मदर्स के साथ, आप यूएस में बैठी हैं, इधर हमारी माएँ हैं, इतने इंटरनेट इश्यूज आते थे, इतने सारे ग्लिचेस होते थे, बट आपने कभी गिव अप नहीं किया।
और ना मदर्स ने कभी गिव अप किया। अच्छा, ये सारी मदर्स किरण स्कूल के अंदर जमा होती थी और आप ऑनलाइन आती थी। अब जब आप ऑनलाइन होती थी स्क्रीन पर, और अगर उस वक्त कोई उस क्लास में एंटर हो जाए ना, तो योर होल बीइंग यूज्ड टू बी सो पावरफुली प्रेजेंट देयर कि ऐसा नहीं फील होता था कि आप ऑनलाइन हो। इट्स लाइक इट, हम भूल जाते थे और वो मदर्स को याद नहीं रहता था कि ये शख्स स्क्रीन पर है। यू यूज टू बी राइट देयर सिटिंग विद देम। इतनी इंटरैक्टिव क्लासेस, क्लास में मौजूद मदर्स गाने गा रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, साथ साथ पेरेंटिंग सीख रही हैं। आई मीन लाइक इट वाज अमेजिंग। Like literally, I have never come across something so powerful online, because you see, human to human connection नहीं हो रहा है, नहीं लेकिन होता। इतना जबरदस्त कनेक्शन कि जब when you came for the first time to Karachi to meet your students, the way they met you, it was like कि कोई पुरानी बिछड़ी हुई कोई बहन या दोस्त, the way they मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा था। जी माशाल्लाह। और मैं यहाँ बहुत द वेरी ब्यूटीफुल, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी जरूर, एक वो जो आपने एक सफेद चादर जो इनसे बनवाई थी, जिसमें कलर्स की कोई सिग्निफिकेंस थी, सफेद कपड़ा लेके उस पर कढ़ाई, खुद ने हर एक ने अपनी चादर को काढ़ा था। और क्योंकि मैं उन क्लासेस में हर वक्त मौजूद नहीं होती थी, लेकिन मुझे मदर्स उसका फीडबैक देती थी कि अब हमने एक सफेद चादर ऐसी बनाई है जिसमें ये 3 रंगों से हमने उसमें फूल बनाए हैं, और जब हम पीसफुल मोड में होते हैं, सलामती के मोड में होते हैं, हम वो सफेद चादर घर में पहन लेते हैं तो मियाँ को पता चल जाता है आज ये नहीं लड़ेगी, आज पीसफुल मोड में है। तो इतना कहते हैं, और अब हमें बोलना ही नहीं पड़ता। जब हमें उनको कुछ बताना होता है कि आज तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूंगी, तो मैं उस दिन वो अपनी चादर, उस चादर के बारे में बताएं। अच्छा, वो चादर का जो मकसद था वो यही था कि हमारा कल्मिनेशन था सारी क्लासेस के बाद। हमने सोचा था कि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें। इसमें एक बात सबीना बतानी थी, हमें शेयर करनी थी ऑडियंस के साथ, कि जब सबीना ने मुझसे कहा था, और मैंने भी सबीना से कहा था कि मैंने किरण के साथ दीवारों में तो बहुत पार्टिसिपेट किया, फिजिकल स्पेस बनवाई है हमने, लाइब्रेरी बनाई, फिर हॉल बनाया, जो कुछ भी। तो मेरा मकसद यही था, मैंने सबीना से एक दफा कहा था कि मुझे दीवारों से दिल तक की तरफ जाना है, और इन दिल दिल के लिए मुझे कुछ काम करना है, लोगों के दिलों के लिए मुझे कुछ काम करना है। दीवारें तो बहुत बन गई। तो वहां पर मैं और सबीना हमेशा सोचते थे कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम हो। फिर जो नीड्स के हिसाब से मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वही सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बचपन से मेरी, जब से मैंने मास्टर्स किया था, अभी तो खैर वो बचपन लगता है, तो तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि ये जो लाइब्रेरीज, बड़े बड़े आईवी लीग स्कूलों की लाइब्रेरीज होती हैं, इसके शेल्फ पर इतनी किताबें होती हैं, इतना रिसर्च होता है जो सिर्फ रिसर्चर्स पढ़ते हैं, और इतना कुछ मटेरियल, इतना नॉलेज है, मैं कब यहाँ से पढ़ूंगी, और कब ये सारी किताबों का जो नॉलेज है, इसको मैं ऐसे पैकेज करके लोगों तक पहुंचा दूंगी। ये मेरा पहला दिन जब मैं कोलंबिया में एंटर हुई थी ना एज अ स्टूडेंट, ये मेरा ख्वाब था। और सबीना को मैं थैंक यू कहती हूँ कि उसने मुझे इसको पूरा किया। सो What you इस see seeks you. सीख यू We both see each other. बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो लोगों तक हम पहुंचाएंगे, और वो है कि इस प्रोग्राम में जब मुझे पता चला कि लोगों की लिटरेसी स्किल्स नहीं है, लिखना और पढ़ना, उनकी सबके पास ये एबिलिटी और स्किल नहीं है, तो आप सोचिए कि कैसा आप उनको सिखाएंगे। ये आपके लिए अनदर चैलेंज है कि आप उनको कैसे सिखाएंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे कि उनको समझ में आई है ये बात, कौन से प्रोजेक्ट्स कराएंगे। तो एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम थी कि आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब आप वहां पढ़ाएंगे, और उसको टोटली डिफरेंट लेवल। ये मॉडल तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता उसको आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाएंगे, और उसके साथ प्रोजेक्ट सिखाएंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे, उनके साथ एक पूरा फॉर्मेट होगा स्किल का। लेकिन मेरे साथ 2 प्यारी बच्चियां थी, शफक और रमशा, उन्होंने बहुत मेरी मदद की, बहुत बहुत उनका थैंक यू, और अब भी हम कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे, जब मैं पढ़ाती हूँ कोलंबिया में भी, तो मैं कहती हूँ उनसे कि जो वेस्टर्न मॉडल है
जो मगरबी तरीका है चीजें समझाने का और करने का, आप उन पर कनात ना कर लें। आप रिसर्च करें अपनी कम्युनिटीज में जाके कि उनकी क्या जरूरियात हैं, और फिर उनको रीमॉडल करें नॉलेज को। और जब आप रीडिफाइन और रीमॉडल करती हैं तो एक रास्ता बनता है जो आपकी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन होता है। वो कहते हैं ना, कॉपी कैट मत बने कि बंदर को देख के आपने बस इमिटेट किया मगरबी अंदाज को। और मुझे याद है मेरी मार्च की जो क्लासेस थी उसमें 4-5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। उनको भी मैंने ये कहा कि मैं आपको बहुत इंकरेज करती हूँ कि आप वेस्टर्न मॉडल्स को चैलेंज करें, जो कि बहुत कम लोग इसमें इस तरह की एग्रेसिव अप्रोच में मानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने रेडियो शोज भी इसी तरह किए, एक डिफरेंट मॉडल को यूज करके। और लियारी में जो मैंने काम किया है वो मॉडल वेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे मैंने इन माओं को पढ़ाया है और जो मैंने प्रोजेक्ट किए। बात आती है चादर की। व्हाइट चादर हमने जो दी थी वो एट द एंड एक माँ को पूरा कवर कर ले पीस के अंदर, अवेयरनेस और पीस के अंदर। और उसमें हमने 3 रंग के हिसाब से बात की थी कि वो एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं उस चादर पर। और वो 3 कलर थे, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मतलब है जब वो एंगर को सेंस करती है, डेंजर को सेंस करती है, घर में देखती है कि झगड़े अब शुरू हो रहा है, बात आगे बढ़ रही है, तो वो येलो पर आती हैं। और येलो पर वो मेंटली अलर्ट हो जाती हैं कि मुझे इस फ्रेम में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, इसको रीफ्रेम करना है या मुझे रिएक्ट करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है। तो वो येलो में आकर फौरन उस बात का जायजा लेती हैं कि इस वक्त बोलना सही नहीं, किचन की तरफ चलो। और जो किचन की तरफ उसका जाने का अमल है वो ग्रीन साइन है, उसने एग्जीक्यूट किया अपना। सो फ्रॉम अवेयरनेस टू एग्जीक्यूशन एंड इन दैट नैनो सेकेंड वो पॉज लेना, वो येलो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि उनका एक्शन क्या होगा। और यहां से उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा चेंज किया। Yeah, they did. It was so impactful. मैं ये बात ना कहती, देखिए प्रोग्राम्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका जो आउटकम होता है वो दैट इज व्हाट शोज कि ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल हुआ है। इसके आउटकम्स, इसके रिजल्ट्स इतने जबरदस्त आए हैं। जो मदर्स ने कहा हमारे घर के माहौल बदल गए। अच्छा, लेट अलोन मदर्स, उनके हस्बैंड्स मुझे कॉल करके कहते हैं कि मेरी बीवी इतनी पीसफुल कैसे हो गई कैसे हो गई है, उसका तो अंदाज ही बदल गया, अब वो मेरे साथ बहस नहीं करती। तो ये बात फादर्स ने, उनके हस्बैंड्स ने मुझे आके बताया कि ये जो भी अब क्लासेस हो रही है ना, इससे इनमें बड़ा ठहराव आ गया है। बच्चे को भी डांटना छोड़ दिया है, यानी जब उनको एकदम गुस्सा आता है तो उनको शायद वो पॉज का बटन समझ आ गया है कि अभी इस वक्त मैंने पॉज लेना है। तो दैट, और ये तो सिर्फ मैं एक चीज बता रही हूँ, पता नहीं मग्स बनाए थे और पेंटिंग्स बनाई थी और बहुत कुछ किया था हमने, क्योंकि लिटरेसी के बिना हमने पूरा मॉडल क्राफ्ट की तरफ हम ले गए थे, ताकि वो अपने घरों में वो चीजों को देखें और फिर उन चीजों का इस्तेमाल जब वो करती हैं तो हर हर में एक लेसन छुपा हुआ था। इवन मग्स के ऊपर भी सिंबॉलिक वे में उन्होंने सारे मैसेजेस लिखे थे कि ये स्किल्स वो कैसे यूज करेंगी। और जहां तक आपने बात की उनके हस्बैंड्स की, मुझे याद है कि सबसे ज्यादा जो मेरा टारगेट था शुरू में, जो माओ ने मुझे आके इन्वेंटोरी दी थी, रमशा और शफक ने, मैंने कहा था कि इन्वेंटोरी लो हर माँ से कि वो घर में किन बातों से तंग है और क्या चैलेंजेस वो फेस कर रही है। तो उस वक्त मुझे पता चला था कि उनको सबसे ज्यादा दुश्वारी इस वक्त अपने बच्चों के साथ हो रही है। तो जब वो दुश्वारी बच्चों के साथ हो रही थी तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त मुझे वहां सेव करना है उनको। और जब मैं पाकिस्तान आई दिसंबर में, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि बच्चे आके कहने लगे कि हमारे पेरेंट्स ने सुलह से सलामती की वजह से हमें, हमारे घर का माहौल इतना अलग हो गया, मेरी मदर इतना डिफरेंटली बिहेव करती हैं। और वो मैं चाह रही थी कि बच्चे और माँ बाप के दरमियान रिलेशनशिप एक रीबॉन्ड हो जाए, जहां वो कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि आपके स्कूलों से बच्चे दूसरे अच्छे स्कूलों में जाते हैं और फिर फासले बढ़ते जाते हैं बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, ये खतरा होता है बिकॉज नेचुरली वो घर का माहौल बिल्कुल अलग है। नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और फिर मैं इसके बाद जब दिलशाद आपने जब मुझे वो बताया, जब हमने राशन ड्राइव शुरू की, तो आपने यू केम अप विद दिस आइडिया ऑफ अमन की ताकत। ये अब एक और नाम, इतना जबरदस्त नाम कि मैं पैसे भिजवाऊंगी और राशन
को फाइनेंस मैं करूंगी, लेकिन उस राशन को, बैग को मेरी स्टूडेंट्स जो सुलह से सलामती के स्टूडेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करें अपने से भी कमतर जो कि जिनके घरों में राशन नहीं है, और जाकर वो बैग उनको डिलीवर करें। ये चीज ने हमारी मदर्स को इतनी एम्पावरमेंट दी, और जो उनको फीलिंग आई, यकीन करें वो जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हम आज जब देने के लिए गए तो हमें आज पता चला कि दुआएं लेकर जो खुशी मिलती है वो कोई मटेरियल चीज लेकर वो खुशी नहीं मिलती। तो ये भी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था अमन की ताकत का। सो रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट। इट वाज लेकिन आई थिंक सबीना, जो ग्राउंड में काम हो रहा होता है ना, उसके साथ हम सब लोग, बहुत सारी मदर्स हैं आपके साथ, पाकिस्तान में भी दे आर रिमार्केबल वुमेन जो आपके साथ काम कर रही हैं। आपका काम देखकर जो भी आप कर रही होती हैं, हम बस पीछे वो गाड़ी के छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, वो लग जाते हैं, इंजन तो चल ही रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम भी हमने किरण में किया, और इट हैज गिवन अस वेरी पावरफुल रिजल्ट्स ऑफ एम्पावरिंग। और वही बात आ जाती है कि पावर रिकग्नाइज कब करेगा कोई? हर किसी के पास पावर है, लेकिन ये मदर्स उस वक्त उन्होंने रिकग्नाइज किया। अब देखिए, पावर का ताल्लुक एक छोटी सी राशन की बैग से था, और उनकी जिंदगी में उन्होंने वो एहसास को जन्म दिया जो बहुत सारी मदर्स ने, हमने सुना वही नोट्स जो आपने सुने, उन्होंने कहा ये मेरी जिंदगी का सबसे मुकद्दस लम्हा है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तो कीमत क्या थी उस राशन के बैग की, और एक जिंदगी में किसी को ये एहसास, इतना खूबसूरत एहसास के साथ वो जिए। मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ बहुत किस्मत वाले का काम है, ऊपर वाले की ने बहुत, जैसे मैं समझती हूँ मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मैं आपके साथ ये काम कर पाती हूँ, और आप अपने आप को जो जो आपको रोल दिया गया है, वो तो यू नो बहुत बहुत ही मुश्किलों से ऊपर वाले से मिलता है। मैं ये समझती हूँ, मेरा ये ईमान है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में हमें बहुत इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि अल्लाह का काम है, अल्लाह किसी के हाथ से भी करवा लें। जिस पल हमारे अंदर ज़रा सी भी एरोगेंस आ गई या कुछ हमने समझ लिया कि शायद ये मैंने किया है, उस पल वो काम हमारे हाथ से लेके किसी और के हाथ से करवा देंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला को तो कराना ही है। तो बिल्कुल। हम अगर हमें वसीला बना दिया आज, कल किसी और को बना दें, तो इसमें तो मैं एक लास्ट बात कहना जी। चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ अब भी पेरेंट्स अपनी बेटियों को अमेरिका में शादियां करते हैं, विच इज गुड इन अ वे। बहुत सारी सुखी लड़कियां भी इधर हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप अपनी बेटियों को ब्याहते हैं, तो आप अपनी बेटियों के जाने से पहले उनके हाथ में अमेरिकन रूल्स और रेगुलेशंस दें कि उनके राइट्स क्या हैं। यहाँ छोटी सी बुकलेट है, एम्बेसी से पूछें कि मैं ये बुक, मेरी बच्ची को मैं जा रही है, मुझे यहाँ के रूल्स राइट्स चाहिए। और इसके लिए आपको, अब तो खैर आप लोग डाउनलोड कर सकते कंप्यूटर से, तो यहाँ पर आपकी बेटी को आने से पहले इसके राइट्स पता होने चाहिए। यहाँ पर ऐसी ऐसी बच्चियां आई हैं जो प्रेग्नेंट थी, और उनके ससुर और मियाँ ने उनको छठा महीना 7वें महीने पे लाते मार मार के घर से निकाला है, इतनी सर्दी के मौसम में, जहां नेबरहुड में कोई नहीं होता। अमेरिका में अगर आप सबर्बन ऐसे इलाकों में जाएं और ऐसी सिटीज में जाएं जैसे अटलांटा, डैलस, न्यूयॉर्क, ऐसा है जहां पर हाई राइज बिल्डिंग होती है, तो वहां पर ये कि इर्द गिर्द लोग बहुत होते हैं, चहल पहल बहुत होती है। यहाँ के घरों के बाहर लोग नहीं होते। तो अगर आपको कुछ होता भी है तो आपके लिए कोई रेस्क्यू नहीं आता जब तक कि आप 911 कॉल ना करें। फिर जब 911 के लोग आते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स, अब तो खैर बहुत कुछ कल्चरल ट्रेनिंग हो गई है, लेकिन उस वक्त जब पुलिस ऑफिसर्स आते थे तो वो लोग जो है मियाँ की बात सुनते थे, क्योंकि मियाँ जो था वो इंग्लिश में बोलता था कि नहीं कुछ नहीं हुआ हमारे घर में, तो कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलती हो गई होगी, मेरे बेटे ने ऐसे कर दिया होगा फला। और इस तरह से पुलिस वहीं से चले जाते थे, और फिर बीवी को और भी तकलीफ दी जाती थी, कुछ केसेस में तो मार भी दिया जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप पढ़ी लिखी लड़कियां इस सिचुएशन में होती हैं, और उनको बार बार धमकी दी जाती है कि आपको मार दिया जाएगा, या आपको डिपो कर दिया जाएगा, आपको दोबारा पेरेंट्स के पास भेज देंगे, आपको पैसे के लिए बहुत तंग किया जाता है इधर, आपको ये बताया जाता है कि अगर वो कुछ कहेंगी तो पुलिस को बुला लिया जाएगा।
लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अब्यूज़ का शिकार होते हैं, तो गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पर आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है, क्योंकि आप डोमेस्टिक अब्यूज़ का बहुत बड़ी विक्टिम रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैं माँ और बाप दोनों से इल्तिजा करती हूँ कि अपनी बेटी को जब यहाँ भेजते हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छे लड़के नहीं हैं। मैं कहती हूँ अच्छे लड़के हैं तो भी क्या? तो भी क्या? आपका तो जिगर का टुकड़ा आप दे रहे हैं। आप क्यों अपनी बेटी को यहाँ के कवानीन और सब कुछ समझा कर ना भेजें? जब वो आपके घर है, तो वो इन कवानीन पे आपसे बहस भी कर सकती है, कुछ ऑनलाइन काम भी कर सकती है, और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती है कि खुदा ना करे कोई ऐसी बात बन जाती है, तो उसका पहला पहला फ़ोन कॉल किसको होना चाहिए? और किस तरीके से वो अपनी मदद माँगेगी। होने को तो ना हो, लेकिन प्लान बी हमेशा होना चाहिए, अच्छे से अच्छे घरों में। तो यहाँ पर मैं आपको इन डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन इस वक़्त भी बहुत सारे घरों में ये मसले हैं, और तो वहाँ ऐसा पर ऐसा बेबस। कि आपको कभी रेस्क्यू कराना पड़ा हो किसी को? मैंने रेस्क्यू नहीं कराया, लेकिन मैंने फ़ोन कॉल के थ्रू, जब मुझे फ़ोन कॉल आया, तो मैंने फ़ौरन फ़ॉरवर्ड किया पुलिस को, और मैंने बताया कि आप वहाँ उस एरिया में ढूँढे, वो लड़की वहीं घूम रही है। सर्दी है इतनी, फ्रीज़िंग टेम्परेचर में वो नंगे पैर में खड़ी हुई है, वो प्रेग्नेंट है। तो वो, मैं अगर चाहूँ ना, तो लॉ को हाथ में लेने की बात है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आप क्या कर रहे हैं। तो फिर उस दरमियान पुलिस गई थी, और उन्होंने उनको रेस्क्यू किया था, और फिर वहां से वो लोग आप देखिए, इस लड़की की भी कहानी बहुत, वो मेरे रेडियो शो पर आकर उसने बहुत डिटेल में कहानी सुनाई थी कि वो कैसे कैसे तकलीफों से गुजरी थी। उसने अपने माँ बाप को थोड़ा बताया था, थोड़ा सा, लेकिन माँ बाप का प्यार इतना था कि उसका बाप कुछ अरसे के बाद शॉक में आके बहरा, ही बिकेम डेफ। अच्छा। तो पेरेंट्स जो हैं, जब ये सुनते हैं दुख और दूर होते हैं, तो उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और फिर ही कुडंट हियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी है अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करने में। यहाँ पर हमने लॉयर के साथ भी बात की थी कि कोई ऐसा सिस्टम हो, जहाँ एम्बेसी से इन लड़कियों को इक्विप किया जाए रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि जब लड़की यहाँ आती है, और इवन अगर वो ग्रोसरी स्टोर जाती है, जो कि बहुत सारी लड़कियों ने हमसे कहा है, अगर वो कुछ उठाती है मैगज़ीन या ऐसा कुछ जिससे वो अवेयर हो, तो उसके हस्बैंड कहते हैं, "तुम्हें क्या ज़रूरत है? इन चीज़ों को तुम छोड़ो ना, तुम्हारा तो ख़्याल मैं रख रहा हूँ।" हुँ। तो वो फेंक देते हैं। वो देखते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की उन तक ना पहुँचे जिनसे वो अवेयर हों। और ये अवेयरनेस जो है ना, ये हमारे माशरे में भी तो एक तरह का प्रॉब्लम है कि हम बच्चियों को जिस तरह से रेज़ करते हैं, हुँ। अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में क्या हो सकता है। क्वेश्चन इट्स लाइक इट्स आई एम क्यूरियस कि अगर एक मर्द पाकिस्तान आके शादी करके यहाँ से ले जाता है बीवी, और वो उसको चाहता है कि वो अवेयरनेस भी ना हो उसके अंदर, वो कोई टीवी भी ना देखे, वो किसी से फ़ोन पे बात ना करे, तो वो शादी का फिर मकसद क्या है? तो कंपेनियनशिप के लिए तो नहीं ले जाता, फिर वो क्यों ले जाता ओके, सो है? यहाँ पर ये है कि बीवी प्रेग्नेंट है, फिजिकल नीड्स एक तरफ, माँ-बाप की खुशी, माँ-बाप चाहते थे कि पाकिस्तान, इंडिया, अपने मुल्क की लड़की से शादी हो, तो माँ-बाप की खुशी के लिए कर लेता है। एक बात ध्यान रखने में हो कि हमारे यहाँ मैं मर्दों को तो ब्लेम नहीं कर रही, आज भी नहीं करती हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मर्द स्पेशली लियारी के फादर्स को तो मैं सैल्यूट करती हूँ कि उनका जो किरदार है घरों में, और जिस तरीके से वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को और अपने घर को तब्दील करने के लिए एक उमंग रखते हैं, और जो उन्होंने सीखा है उसको वो अनलर्न करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी जो बात है वो तो मिसाली है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान वही सीख पाता है जो अपने कल्चर से, जो उसको विरसे में मिली थी चीजें, उसको आधी रख ले, जो वो समझता है उसके वक्त के लिहाज से बहुत जरूरी है, और आधी को वो अनलर्न करे ताकि वो नए दौर के साथ चलने के काबिल हो। तो हमारे जो मर्द हैं, उनको रेज ऐसा किया गया, कंट्रोल करो, और उसमें माओ का बहुत बड़ा हाथ भी है, कंट्रोल करो। उसने देखा बाप जो है वो माँ को कंट्रोल कर रहा है, तो मेरा भी जॉब यही है कि मैं कंट्रोल करूं,
और वो कंट्रोल का जो सेंस है ना, वो उसको मैनहुड से अटैच कर देता है। और जब उसका मर्दानगी वो समझता है कि मैंने कंट्रोल अपनी बीवी पे छोड़ दिया, तो वहां से मेरी कोई मर्दानगी नहीं, मैं मरती नहीं। मैं अगर जेंटल पोलाइट और मैं बहुत ज्यादा नरमी इख्तियार करूंगा अपने रिश्तों में, तो मैं तो मर्द ही नहीं हुआ, मैंने तो चूड़ियां पहन ली है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में, स्पेशली मैं काफी खिलाफ हूं हमारी मीडिया के जो इस तरह के ड्रामे पोर्ट्रे कर रहे हैं, जहां पर यही दिखाया जा रहा है। हालांकि हमारा पाकिस्तान का जो मीडिया है इतना पावरफुल है, वो चाहे तो क्या माशरे में तब्दीली नहीं ला सकते। मैं समझती हूँ हुकूमत से ज्यादा हमारी मीडिया के पास पावर है। दैट्स ट्रू। अगर वो इस पावर को समझे और इसको पूरा चेंज करके हमारे माशरे के लिए इस्तेमाल करें और अपनी जिम्मेदारी समझें कि रेटिंग्स के हवाले से नहीं, लेकिन लोगों तक सच पहुंचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीडिया के साथ जिम्मेदारी आती है। लेकिन हमारे माशरे में अगर इस तरह के ड्रामे औरतें देखेंगी और इस तरह के ड्रामे ही उनकी सोच का हिस्सा बनेंगे, वही एजेंडा बनेगा, तो तब्दीली कहाँ आएगी? फिर वो भी सास बन के वही करेंगी, कंट्रोल करेंगी, बेटे को भी वही सिखाएंगी। तो हम लोगों ने हमारी अना को कंट्रोल से ऐसे चोली दामन का साथ बांध लिया है, और हमारी वजूद का हिस्सा कंट्रोल बन चुका है। हर कोई दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। हर कोई अगर दूसरा आदमी उसके कंट्रोल में नहीं आता, तो वो फिर एक तरह से उसका कैरेक्टर असैसिनेट करता है कि ये तो अच्छी औरत नहीं है, और या फिर ये कि इसमें तो ये काबिलियत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जाहिल है, इसमें तो कैसे घर से आई है। तो जजमेंटल होना, किसी औरत का कैरेक्टर असैसिनेट करना, ये तो बहुत आसान काम है। और स्पेशली वो औरत जो समाज से हटकर काम कर रही है, ऐसे काम कर रही है जिसमें तब्दीली अ, वो लोग उस वक्त नहीं देख सकते, मगर आगे की तरफ वो देख रही है। ट्रू। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़बरदस्त बात कही। सो हू वाज़ योर इंस्पिरेशन ऑल योर लाइफ? माय मदर। सेम, कोई समझ तभी वो एहसास जो है ना, मैं समझती हूँ कि आज मैं जो तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, मेरी माँ बोल रही है। वो जैसे मैं समझती हूँ तुम जो काम कर रही हो, वो तुम्हारी माँ कर रही है, क्योंकि जड़ वही है, वही जड़ है सारी, जो इंसान को यू नो एहसास, किसी जगह बाप का भी ऐसा ही एहसास होता है, बहुत बच्चों में बाप का ऐसा एहसास एहसास होता है। और मैं समझती हूँ कि ममता तो बाप में भी बहुत होती है। जी, जी। लेकिन वही बात हुई, एक्टिवेट कौन करता है और किसकी इन्फ्लुएंस एक बच्चे को आगे ले जाती है। तो हमारे घर में भी जब मैंने पहले बात की उस्ताद और सब्जेक्ट से प्यार में, तो टू फॉल इन लव विथ योर मदर एज अ चाइल्ड, मैं ये समझती हूँ कि एक मदर को ना एजुकेशन, ना ही कहते ना गुड लुक्स, ना ही ड्रेसिंग का सेंस, इन सब से आजाद होती है उसकी ममता। अगर माए, मेरी मदर जो थी बहुत सिंपल वुमन थी, शी वॉज एन ऑर्फन, और वो यतीम एक थी, और उनमें पढ़ाई का बहुत जज्बा था, और वो हमेशा मुझे कहती थी बहुत पढ़ो और बहुत लोगों की खिदमत करो। और वही बात है कि वो खुद नहीं पढ़ पाई, स्कूल भी बहुत जाने के लिए मुश्किल होती थी, लेकिन उनका जज्बा जो था ना, वो वो बो के चली गई मेरे अंदर, उसने बीज ऐसा बोया कि उसका कंपैशन, और वो शी वाज अ वुमन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, उसके एक्शंस बहुत पावरफुल थे। शी वाज अ पीस बिल्डर इन द होम बिकॉज डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड एट टाइम्स आई वुड थिंक माय मॉम इज, मैं बिल्कुल अकल नहीं है, ये कैसी औरत है, मैं अपनी माँ की जैसी कभी नहीं बन सकती, because I was very aggressive, I felt very powerful even as a child, that I would change things. And when I would see my mother doing, but my mother would see the forest and she did not see the trees. अम्मी जो थी वो सिर्फ दरख्त पर नजर नहीं रखती थी, वो दूर तक देखती थी पूरे जंगल को। और वो विजन एक औरत का होना चाहिए, और वो विजन एक बाप का होना चाहिए घर के सुकून के लिए, कि अगर मैं आज चुप रह जाता हूँ, तो इस पे आगे जाके बच्चों का क्या असर होगा। तो मेरी माँ ऐसी थी, और मेरी माँ का जो हर काम था, वो बहुत ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक,
प्योर और सिंपल होता था, कोई माइंड गेम्स नहीं होती थी। तो वहां से मैंने सीखा कि इसमें बड़ा पीस है, लेट्स अडॉप्ट दैट वे। और उस लिहाज से मेरी वो इंस्पिरेशन थी। और आई थिंक शी हैज ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन। और एक जिसको मैं, मुझे याद है जब बच्चे छोटे थे, तो मैं एक और बात कह दूं कि जो लोग आपको पावरफुल दिखते हैं वो लोग भी बहुत डिप्रेशन से भी जाते हैं। वो लोग नॉर्मल होते हैं, और मैं भी गई थी। मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं डिप्रेस रहने लगी थी, बहुत बहुत डिप्रेस थी मैं, क्योंकि कराची में मैं इतनी काम करती थी और अम्मी अब्बू के घर में, और फिर वहां बच्चों के साथ। इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लाइफ व्हेन यू हैव लिटिल किड्स इन अमेरिका। और फिर हुआ ये कि मैं ओपरा के शोज देखा करती थी, और वो मुझे 4 o'clock में जब उसको देखती थी तो मुझे बहुत हिम्मत आती थी। और वही शोज का फॉर्मेट मैंने अपने रेडियो शोज में अपनाया। तो मुझे ये था कि वो मेरी इंस्पिरेशन थी, तभी तो मैं ये कर पाई। मैंने अपने लोगों के लिए पूरा उर्दू में जो फॉर्मेट प्रेजेंट किया, वो मैंने इंस्पिरेशन ओपरा से ली थी। इसी तरह मेरा स्ट्रॉन्ग एक और इंस्पिरेशन है, वो मैं मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा जो है वो समझे कि मुझे माँ जैसी ही लगती है। जब मैं किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मुझे वो याद आती है, क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया था। और वो जिन सर्कमस्टेंसेस और हालात में काम करती थी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान के कैसे दर्जात होंगे कि जहां उनके अपने नाक बंद करके 2-10 फीट दूर खड़े नहीं रह सकते, वो उनके पास बैठ के उनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वो दर्जात कितने बुलंद होते हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने आपको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैं समझती हूँ काम तो वो लोग करते हैं जो अपना सब कुछ, अपना पावर सब कुछ छोड़कर वहां, हम सिर्फ बांट रहे हैं जो हमें दिया हुआ है। सबीना, हमें नॉलेज दिया है, हम बांट रहे हैं। हमने किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे होता है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं खिदमत कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना मजा आता है। मजा आता है, और ये ऐसा नशा है जिसका कोई कोई हद ही नहीं है। लोग चाहे जिस नजर से भी देखें, लेकिन इससे बहुत ह्यूमिलिटी पैदा होती है कि खिदमत भी तो मैं अपने लिए करती हूँ क्योंकि मजा आता है ना। अगर आज मुझे मदर टेरेसा के जैसा बिल्कुल मजा ना आए, आज मेरी माएँ जो हैं, अ, मुझे ऐसी तकलीफ माहौल में जहाँ मेरे पास पानी नहीं है, कुछ भी नहीं खाने को, और मैं उन माहौल में बैठी हुई हूँ, और फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन मदर्स को एम्पावर करूँ। मैं कर पाऊँगी? तो मैं उस एंगल से कभी सोचती हूँ ह्यूमिलिटी को और भी एनहांस करने के लिए। Wow, I'm totally like in awe right now. ये कि ऐसे लग रहा है कि I'm getting to know you all over again, or I should say I'm falling in love with you all over again. Who am I, Sabina? जानती हूँ, मगर इस तरह से टू सिट एंड आस्क यू अबाउट योर लाइफ, शायद ऐसा मौका कभी मिला नहीं, क्योंकि हम तो बस जब होते हैं काम की बातें कर रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है, अब क्या करना है। सो चाय सुबह के 4 क्यों ना बजे हों? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये दिलशाद ये बताएँ कि व्हेनेवर यू वांटेड टू वर्क, जब भी आप ये काम जो भी आप कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का, लोगों की मदद करने का, आगे बढ़ के, तो प्रॉब्लम्स तो आते हैं, कुछ लोग रोकते भी हैं, रुकावटें भी आती हैं। तो ऐसी कौन-सी 2-3 रुकावटें ऐसी थीं कि जो जिससे आप डिमोटिवेट कभी-कभार अगर हो जाती थीं? बिकॉज़ ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है। तो उसको रिकॉग्नाइज़ करना, उसको देखना, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये मेरे लिए मुश्किलात हैं और मैं इसको अबूर कर सकती हूँ। ऐसे कुछ हुआ आपके साथ कभी कि आप हाँ, डिमोटिवेट हुई? आई थिंक हर काम में, बिकॉज़ जब आप व्हेन यू स्विम अगेंस्ट द करंट एंड व्हेन यू काइंड ऑफ रॉक द बोट ऑफ कल्चर, आप सकाफत को रेतते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, तो वहाँ आपको जो पत्थर आते हैं, वो आप ही के लोगों से आते हैं। आप ही के लोग आपको कहते हैं कि ये सही नहीं है। ये जैसे मैंने कहा, कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, जो कि बहुत आसान काम होता है कि ये औरतों को बरगलाने का काम है। ये सही किरदार के लोग नहीं हैं जो ऐसे करते हैं। दूसरा, जब आप, जैसे मैं बच्चों की बात, मैं यहाँ पढ़ती थी,
तो ये भी मैं समझती थी कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ हूँ और मैं बच्चों को भी तरबियत दूँ, अपने बच्चों को पालूँ और मैं भी एजुकेशन लूँ। उस वक़्त मुझे बहुत सारे लोग जो कि कुछ जानने वाले भी थे और ये बहुत मॉकिंगली कहा करते थे, मज़ाक के रूप में कि सारी ज़िंदगी तुम क्या स्कूल ही जाती रहोगी? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? अ, ये कहना और आज वो ही लोग सब स्कूल जा रहे हैं, जो मैं 10-15 साल पहले कर चुकी, आज वो सब तो हम मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट्स होती हैं, हम उसका विज़न पहले देख लेते हैं। और सकाफ़ती तौर पर लोग हम चाहते हैं कि हमारे साथ चलें, हम उनको साथ लेके चलें। हम वो चीज़ें करें और हम उनको भी उस प्रोग्रेस में, उस तरक्की में शामिल करें। तो जितने भी प्रोग्राम्स अगर मैं करती भी थी तो yeah, there was it was taken with a grain of salt by a few people or sometimes a lot more people. But यही बात है कि I didn't care about what people think. अदरवाइज तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती अगर मैं ये समझती कि लोग क्या कह रहे हैं और ये हमारे समाज का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इश्यू है जिसकी वजह से आई थिंक हमारी औरतें, हमारे मर्द, हमारे काफी सारी फैमिलीज बहुत कुछ नहीं कर पाती, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती तो कि मुझे लोग क्या लगता कहते है हैं। कि इस किस्म की जब रोड स्पीड ब्रेकर्स आते हैं या व्हेनेवर यू फील डीमोटिवेटेड तो यूजुअली कोई स्टिमुलस होता है हमारे अंदर से, कभी कभार इंटरनल मोटिवेशन हमारी अपनी कोई होती है या एक्सटर्नल होती है, लाइक सपोर्ट ऑफ द हस्बैंड, like your children supporting you, या you had a good set of friends that are standing with you, या वो इंटरनल आती है, बाहर से किसी की स्टिमुलस नहीं होती और अंदर से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं अल्लाह सुबहान व तआला से कनेक्टेड हूँ और मुझे लग रहा है। तो व्हाट वाज इट फॉर यू? फॉर मी इट वाज पीपल लाइक यू, कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसा ही काम करते थे और जूते खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने ज्यादा खाए, आप कम खा रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको तो शुक्र करना चाहिए कि आपके सर पे कम पड़े हैं और हमारे सर पे इतने ज्यादा पड़े, तो आई वांट यू टू कंटिन्यू। दोज वर वेरी वेरी पावरफुल पीपल एंड दोज वर ऑल कपल ऑफ मेल्स जो यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट का काम करते थे और उनकी बातें सुनकर आई वॉज जस्ट पुशिंग माई एजेंडा फॉरवर्ड। और इसी तरह से मेरी कुछ दोस्तें थी, वो भी, उनसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें आई वुड लाइक टू मेंशन कौसर। कौसर भी स्टील की बनी हुई है। तो कौसर से कभी कभार बात करती थी तो मुझे ऐसा लगता था व्हाट हैपेंस सबीना कि जब हम मुश्किल में होते हैं ना, तो होता ये कि जब हम फोन उठाते हैं ना तो मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि वो भी हमारे दिल से जो आवाज निकलती है कि इसको कॉल करो, तो वो भी एक प्लान्ड मोटिवेशन का स्क्रिप्ट ऊपर वाले ने हमें भेजना होता है। तो मेरे ख्याल में ये है कि हम जब फ़ोन करते हैं किसी को भी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या, और जब वो अपनी थोड़ी बहुत दास्तान कहते हैं कि मैं आज यहाँ गई थी और ऐसे हो गया मेरे साथ और ऐसे हो गया, और तो जब मैं शेयर करती थी कि ये हो रहा है मेरे साथ, तो वहाँ से जवाब आता था कि मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। अब मेरे साथ ये हुआ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि सबके साथ हो रहा है इस काम में। तो ये बेसिकली ऐसे शहरों में ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसा लगता है मुझे कि ऐसे काम में ऐसी बातें होती रहती हैं। तो इसका मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम कोलैबोरेटिवली काम करें हाँ, और हमारी अच्छे दोस्त हों, ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी अच्छे दोस्त बनाने दें। दोस्त, क्योंकि अपनी फैमिली से एक चीज़ मिलती है और दोस्तों से दूसरी चीज़ मिलती है, वो बिल्कुल, दोनों कॉम्बिनेशन डेफ़िनिटली, होना बच्चे की लाइफ में ज़रूरी है। सो डेफ़िनिटली। सपोर्ट ग्रुप बन जाता है इस तरह से कि हम अकेले नहीं हैं इस राह पे और इसमें और भी लोग हैं हमारे साथ और उससे मोटिवेशन बहुत मिलती है। यू आर वेरी राइट इन सेइंग दैट। एंड समटाइम्स पीपल आर अलोन इन देयर क्वेस्ट, बिल्कुल तन्हा होते हैं और चल रहे होते हैं, एंड दे बिकम द फर्स्ट वंस टू टेक द ब्रंट। जो आपके फ्रेंड्स ने कहा हमने जूते ज्यादा खाए, फर्स्ट वंस जो होते हैं लेकर चलते हैं। लेकिन यस, लेकिन ये जद्दोजहद है, आई थिंक ये ये शुरू से आ रहा है। मतलब पहले फैमिली का था प्रॉब्लम कि अम्मी कहती थी कि नहीं पढ़ाना, कुछ हद तक तुम इस मामले में मत पढ़ो। मैंने वहीं से सीख लिया था कि पुश कैसे करना एजेंडा और कैसे, क्योंकि मेरे इख्तियार में नहीं था। 12 साल की बच्ची
कोई चीज पुश कर रही है, तो मैं नहीं समझती उसके इख्तियार में, दैट्स पार्ट ऑफ योर डीएनए, यू हैव गॉट टू डू दिस। आपको ये काम यहाँ ही से शुरू करना है, जहां से हो सकता है किसी जन्म में मुनक़ता हुआ हो। लेकिन इसी तरह से यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट एडवोकेसी। और एडवोकेसी जो है ना, जब आप अपने लिए नहीं कर पाते, तो आप दूसरों के लिए नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात ये है कि एडवोकेसी में मैं दोबारा ये कहूंगी कि इसका मतलब, एडवोकेसी का दूसरा मतलब घर तोड़ना नहीं है, कि आप एडवोकेट होकर घर जोड़ कैसे सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल मैं ये कहती हूँ कि लोगों की आगे जाकर नहीं बनती, विच इज फाइन, एज अडल्ट्स दे कैन सेपरेट, दे कैन लिव देयर ओन वर्ल्ड्स। और ये एक मेच्योर एडल्ट का डिसीजन होता है, और उसमें भी लोगों की बातें सामने आएगी, लेकिन आपने वो करना है जो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है। और वो जब आप हिम्मत क्रिएट कर लेते हैं ना, फिर आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आप सिर्फ, आपकी कायनात जो है ना, वो सिर्फ एक या दो लोगों के तक महवर नहीं करती, फिर आपकी कायनात आगे चली जाती है, जहां नंबर्स मैटर नहीं करते। आई थिंक कि जब फैसले डिसीशंस जो हैं व्हेन दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन, जी, कोई भी फैसला हम ले रहे हैं अगर वो गुस्से की जगह से नहीं आ रहा, रिवेंज की जगह से नहीं आ रहा, बल्कि एक दूसरे के एहसास की वजह से आ रहा है, तो फिर वो फैसले फिर कभी कभार जो सेपरेट होने की भी अगर इस जगह से आ रहे हैं, इस जी, एहसास से आ रहे हैं कि बेहतर है कि आप भी अपनी जिंदगी खुशी से गुजारें और मैं भी खुशी से गुजारूं, तो उसमें एहसास को लेकर जब होता है तो उसमें तबाही नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, तबाही बिल्कुल। आती है जब इमोशंस नेगेटिव हों साथ में, जी, जी, ये नफरत, किसी को रिवेंज, नहीं दिखाना हो, हाँ। तकलीफ देना, और उस ऐसे मामलात में बच्चे भी बड़े अच्छे एडजस्ट हो जाते हैं अगर कंपैशन वो एलिमेंट हो जहां से फैसले निकल रहे हो। जी बिल्कुल, जी चाहे बिल्कुल। बाजार में लोगों को लग रहा हो कि फैसला नेगेटिव है, लेकिन अगर वो उस एलिमेंट से निकल रहा है कंपैशन की, तो उसका उसकी तबाही नहीं होती। तो बहुत मजा आया दिलशाद, बहुत मजा आया। अब मुझे आप भी बहुत मजा आया। तकरीबन पौने 11 हो गए हैं, वी हैव गॉन मोर देन एन आवर, ऑलमोस्ट वन एंड Thank you हाफ so much for inviting me, and I really, really appreciate. I had a wonderful time, I'm and just Sania a lot because Sania wanted to meet you. Sania का आपके आने से पहले she was calling and she was saying मैं क्या करूँ, I really want to come, and I said yes, even Dilshad wants to meet you, and I don't think she's here, otherwise she would have come online. And thank you so much, Dilshad. Stay in our lives, stay in the mothers' lives. You are like a beacon of light for them, and you're like a sister, like a friend. I would not even say this. They see you as a teacher, but they see you as a friend. which is, It's but it's I beautiful. see, but I also see them very powerful. When you see someone powerful, they become powerful, and I see them very powerful. In fact, मैंने अभी उनको मैसेज भेजा है कि मैं इधर रहती हूँ, और उन्होंने, शफक और रमशा ने उनकी डेली रूटीन मालूम करने के लिए उनसे क्लिप मंगवाई थी कि आप बताएं कि आप सुबह से रात तक क्या करती हैं। ठीक तो है। उन्होंने जब मुझे क्लिप्स भेजी, और कुछ ने मुझे तस्वीरें भी भेजी, और अच्छा। सबीना, मैं ये समझ रही थी कि कोई किताब से निकलकर ये घर है सारे। जैसे ये घर को अगर आप किताब की फिलॉसफी में डाल दें, मैंने उनको ये क्लिप भेजा कि मैं इतनी खुश हूँ आप लोगों की सबकी रूटीन सुनकर, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक बहुत, कहते हैं ना कि आप बहुत अमीर, ज़हनी और रूहानी तौर पर बहुत अमीर जगह पर हैं, बहुत रिच जगह पर हैं, क्योंकि जो रूटीन है आपकी और जो फैमिली की रूटीन आपने बताई है, वो मैं यहाँ नहीं देख पाती हूँ, वो यहाँ पर नहीं है। तो बिल्कुल। तो दिलशाद, एक जज़ाकल्लाह। फ्रेंड है, एक मेरी फ्रेंड है, शी इज़ डूइंग अ रिसर्च ऑन, वो रिसर्च करती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आजकल सुन रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो घरों में हस्बैंड्स बैठ गए हैं, तो अब्यूज़ बहुत बढ़ गया है, कि वो जो कि बहुत अब्यूसिव हैं, वो घर में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिल्कुल। छोटे-छोटे घरों में। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा-सा सर्वे चाह रही हूँ कि तुम्हारी फैमिलीज़ में, किरण की फैमिलीज़ में क्या रुझानात हैं? तो मैंने सवाल डाले हमारी मदर्स को, एंड यू ऑलरेडी नो द आंसर्स। तो जो मुझे जवाब आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम तो हनीमून पर हैं। आई नो। घर में इतना मजा आ रहा है कि मियाँ जो हैं वो खाना भी बना रहे हैं, मेरे साथ काम भी करा रहे हैं, और बच्चों का ख्याल भी रख रहे हैं। और मुझसे एक दो मदर्स ने तो ये कहा कि मैम अभी तो हमें ये हो रहा है कि लॉकडाउन खुल गया तो हम तो मिस करेंगे इनको घर में। यही मुझे लिखा था किसी ने, मैं इतनी हैरान थी, कहने की इतना, और उनकी आवाज में, एक होता है ना आपने मैसेज रिकॉर्ड किया, वॉइस नोट्स थी, एक उनकी एनर्जी थी आवाज में, और जो खुशी थी,
उसका तो जवाब ही नहीं था। तो मैं यही समझ रही थी कि कितनी ब्लेसिंग लेकर आया ये लॉकडाउन। कुछ लोगों के लिए हाँ, इट्स नॉट गोइंग वेल, बट फॉर लियारी मदर्स, यू नो, नहीं, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, आई वुड से कि इसमें बहुत ज्यादा हाथ वो जो हम कंसिस्टेंटली जो हमारी उनके साथ जो सेशंस होते हैं ना, कंसिस्टेंटली जो हम बैठते हैं साथ, जो जी, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जी, जी, सेशन या क्लास में इसको कहना नहीं चाहती, जो हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं मदर्स के साथ, जी, that has overall impacted on the mentality of their entire family. So बिल्कुल, they are taking this lockdown as a reason to connect with families. और ये एब्सोल्यूट, तो इट्स ऑल शोइंग, जो प्रीवियस सालों का जो काम है इन दिस लॉकडाउन इट्स शोइंग। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ फैमिलीज में बहुत मुश्किलात भी हैं, लेकिन अगर मैं एवरेज निकालूं, तो रेशो निकालूं, तो हमारी ज्यादातर फैमिलीज जो हैं वो दे हैव टेकन दिस लॉकडाउन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, वेरी और वो पॉजिटिव, दूसरों की मदद कर रही हैं। हालांकि ओवरऑल जो एक स्टैट्स हमें बता रहे हैं वो अब्यूज बढ़ गया है घरों में, जो मतलब जो जो किरण की फैमिलीज नहीं है। तो आई विश कि हम ये वाली जो तरबियत है, जो जो जिस तरह की दिलशाद आपका करिकुलम है, व्हाट यू डू विद द सॉफ्ट स्किल्स हैं, पेरेंटिंग है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को इतने सादा अल्फाजों में सिखाना कि उनको पता भी न चले कि हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कितना गाढ़ा लफ्ज है, उसको मुझे उन्होंने याद सीख लिया। है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है रीफ्रेमिंग का, हम्म, और वो कहते हैं ना कि जब आपकी विल होती है, यू नो, वो एनर्जी और वो जो आइडियाज हैं वो आपके अपने नहीं है, वो तो ऊपर वाले की तरफ से आते हैं। रीफ्रेमिंग का आइडिया इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पूरे करिकुलम में था, और वो हमने ऐसे सीखा, इन माओ को तो पता ही नहीं चला, और हम्म, हमने उनको कम्युनिकेशन से लेकर तो फिर हम फ्रेम तक आ गए। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगी कि जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से समझाया, फूल फूल और कांटे, वो एक मदर ने जो फ्रेम खुद से तैयार करके लेकर आई, आई वॉज जी, शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड, आई टोल्ड Ramsha and Shapak to ask that mother her permission so we can create a bigger frame for our for our teaching hall, to keep हम्म, it as a symbol that हम्म, this is how we are going to do things. ये It's दोनों amazing. होती It's हैं amazing लाइफ में। how they have taken the program and are practicing during this lockdown, everything that they are doing. And when you gave the suggestion कि इस तरह का, and you showed interest in developing a program like that for younger girls, कि वो 9th और 10th में, in high school, वो ये इस तरह का एक करिकुलम डिजाइन हो कि वो इससे पहले कि वो मेन स्ट्रीम लाइफ में उतरे, बिल्कुल। पहले से उसके लिए तैयार हों। सो हाँ। इंशाल्लाह वी शुड लुक इनटू दैट, हमें करना Yeah, चाहिए। I would encourage you that हम लड़के और लड़कियां दोनों के लिए साइमल्टेनियस शुरू करें, ताकि आदमी और जो यंग मैन है वो भी इस बात से कंप्लीटली कंफर्टेबल हो जाएं, ताकि जब जिंदगी के मोड़ पर वो मिले अपनी यंग वुमेन के साथ, तो ही नोज हाउ टू टॉक एंड हाउ टू शो रिस्पेक्ट, यू नो। Yeah, inshallah. We'll do that, inshallah. Thank you, Dishar. It's been Thank lovely you speaking so to you. much. Any last message you would like to give to the audience? um, एक मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि अम, हम आदमी, औरत और बच्चे, अ, हम सब एनर्जी हैं। हम सब इधर जमा हुए हैं अपने अपने घरों में, अम, एक दूसरे को अपनी रूह की सफर के लिए कोशिश करें कि एक दूसरे को बांटें। कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि आपको अफ़सोस हो कि आई विश मैंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा मैं नहीं बोलती। तो अपने आप के लिए बहुत अवेयर रहें, और अपने इर्द-गिर्द के लोगों को ये समझें कि ये लोग मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। उनको देखना ऐसे शुरू करें और उनकी बातों को समझें, और अगर बात बुरी लगती है, तो कोशिश करें कि अकेले में बैठ के सोचें कि इसको मैं कैसे हल करूँ? इसका हल क्या है? और ठंडे दिल से सोचें और कंपैशन से सोचें, वो जगह से उभर कर आएँ। Hmm, true. It's very hard to do, but इट्स वेरी हार्ड टू डू, इट्स yeah, वेरी but हार्ड टू डू। इंशाल्लाह ताला जब ये सब जो आपकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अचीव किया है, तो वो आगे औरों को भी पढ़ा रही हैं, आपको पता है? बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी कज़िन्स को, अपने पड़ोस को, जो सीख कर जाती हैं वो आगे पढ़ाती हैं। यहाँ मैं बिफोर सेइंग खुदा हाफ़िज़ टू यू, मैं इस वक़्त
एक और जिक्र करना चाहती हूँ इधर कि जस्ट लाइक यू आर taking care of these like 50 plus 55 mothers are with you in this सुलह से सलामती program. इसी तरह से मेरी और 2-3 फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल जिस तरह आपने 55 मदर्स को ले लिया और उनको ग्रूम कर रहे हैं, इसी तरह एक हमारी सामिया हैं, उन्होंने उनके साथ तकरीबन इतनी ही मिकदार में 50 प्लस मदर्स उनके साथ हैं, फिर एक हुमा हैं, ये सब वॉलंटियर्स हैं, ये सब माएँ हैं, ये सब वो हैं जो स्ट्रेंथ लेती हैं अपनी मदरहुड से, बिकॉज़ एक नर्चरिंग इनके अंदर है ऑलरेडी, तभी तो वो प्रो बोनो निकल के आती हैं, वो कहती हैं इसका रिवॉर्ड ही कुछ और है। हाँ। वो जो हम कमा रहे हैं, जहाँ से वो कमाना एक अपनी जगह बात है, वो हमारी ज़रूरत है, वो हमारी घर की ज़रूरत है, ये हमारी रूह की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। शाज़मी ने जिसने आपके साथ काम किया, उसने मदर्स के साथ जिस तरह दिल लगा के काम किया और वो आपके साथ उन्होंने करिकुलम बनाया। सो माशाल्लाह से वी हैव हैड दीज़ पीपल और जो आके मदर्स के साथ काम करती हैं एंड दिस इज़ सो वैल्यूएबल। बिल्कुल। What makes the life of the teachers so easy because वही बच्चे जो इन माँओं के घरों से जब आते हैं, तो क्लासरूम मैनेजमेंट आसान हो जाती है। बिल्कुल। कि वो खुद ये कहते हैं कि जिनकी माँओं का सेशन होता है, उनके बच्चों को क्लास में एक उनका एटीट्यूड ही अलग होता है। आउटलुक ही अलग हो जाता है, बिल्कुल आउटलुक। तुमने शाज़मीने की बात की, शाज़मीने मेरे साथ बिल्कुल शुरू में थी और उसने बहुत काम किया, डेवलप किया उसको किस तरीके से हमने करना है, पूरा उसका स्ट्रक्चर और सब कुछ मैं उसको कंटेंट देती थी, वो लिखती थी उसका। तो मैं समझती हूँ कि शाज़मीने ने जिस काम को शुरू किया था, उसको जिस तरह से हमने तकमील तक पहुँचाया है और कर रहे हैं काम, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। So thank you, Shazmina, if you ever listen to this interview. शी इज़ आल्सो इंशाल्लाह पढ़ने गई है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे बस एंड शी आमीन। बी एबल टू कम बैक एंड गिव बैक टू द कम्युनिटी। शी बिल्कुल, कांट बिल्कुल। वेट। थैंक यू दिलशाद एंड Thank हैव you अ very much. ब्यूटीफुल रमज़ान। आपको आगे का ये अशरा शुरू हो रहा है, आखिरी अशरा दुआओं में याद रखिएगा एंड हैव अ बिल्कुल, ब्लेस्ड रमज़ान। इंशाल्लाह विल कीप मीटिंग बिल्कुल, एंड इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।